एक और विषय है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन। अरे हमको क्या मिलेगा? ये भारत की जरूरत है। इसमें आपत्ति क्या है? ये चलने वाला नहीं है। एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक मतदाता सूची होनी चाहिए। हमारे देश में समस्याओं की कमी तो है नहीं, बेरोजगारी की मार है, महंगाई के सामने हार है, न ढंग का एजुकेशन है, न हेल्थ केयर के बारे में ना ही बात करें तो बेहतर है। सड़क पे गड्ढे, गोदी मीडिया में गड्ढे, सत्ता में बड़े बड़े गड्ढे बैठे हुए हैं और हमें नफरत के गड्ढे में ये सारे लोग ढकेल रहे हैं। इंसाफ के नाम पर तारीख पर तारीख मिलेगी और अगर अच्छे दिन के बारे में अगर आपने पूछ लिया तो आपको एंटी नेशनल बोलकर बेइज्जत किया जाएगा। बस एक ऐसा वक्त आता है जब आपकी सी इज्जत होती है, जब देश के राजा महाराजा आपको दर्शन देते हैं। इलेक्शन सीजन, चुनाव के कुछ महीने पहले नई स्कीम्स लॉन्च होती हैं। अचानक से नेतागण को याद आता है कि सरकारी नौकरियां बोलकर कोई चीज होती है, कामकाज क्या होता है समझ में आता है, ऑफिस जाना क्या होता है समझ में आना है, लोगों से मिलना क्या होता है वो समझ में आता है, और पेट्रोल डीजल के दाम कम भी हो सकते हैं, ये तब उन्हें पता चलता है। प्रधानमंत्री, एमपी, एमएलए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर या सरपंच की बात कर लो, इनको ना मीडिया से डर लगता है, ना विपक्ष से, ना कोर्ट से। डर तो बस उन्हें एक चीज से लगता है, आपका और मेरा वोट। ये जो अलग अलग इलेक्शंस होते हैं ना, बार बार इलेक्शंस हो रहे हैं, बस उसी के चलते सरकार कभी कभी भूल भाल कर थोड़ी सी पूंजीपतियों को छोड़कर आपके और हमारे भलाई के बारे में सोच लेती है। अपनी जेबें छोड़कर कभी कभी आपकी और हमारे जेब की खस्ता हालत के बारे में सरकार इलेक्शन के वजह से ही सोचती है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की चले तो आपकी ये वोट की शक्ति, इलेक्शन की शक्ति कई गुना कम हो सकती है, और वो भी 2024 के अंदर ही। क्योंकि नोटबंदी के मास्टर स्ट्रोक के बाद बीजेपी अब लाना चाहती है वन नेशन वन इलेक्शन। क्या ये हमारे देश को सच्ची में तरक्की के राह पर ले चलेगी जैसा कि बीजेपी कह रही है, या वन नेशन वन इलेक्शन डेमोक्रेसी का वही हाल करेगी जो नोटबंदी ने हमारी इकोनॉमी का किया था? देशभक्त के आज के एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे ये वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया आखिर क्या है, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा है या नहीं, ये कब इंप्लीमेंट होगा, इसमें लीगैलिटीज क्या है, और क्या ये इंप्लीमेंट हो भी सकता है या नहीं, आप जैसे और हमारे जैसे आम वोटर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और क्या इस मास्टर स्ट्रोक की बात इसीलिए की जा रही है क्योंकि भाजपा को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि इलेक्शन जीतने का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो रहा है। और अगर मान लेते हैं वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होता है तो और हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं देश में इलेक्शंस को स्मूथली करवाने के लिए, ऑल्टरनेटिव है या नहीं, जानने की कोशिश करते हैं। मोदी 2.0 के कार्यकाल में 2 सितंबर 2023 को एक हाई लेवल कमिटी का गठन किया गया, साइमल्टेनियस इलेक्शन यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाने के लिए। चेयरमैन रहे इसके फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, इसीलिए इसको कोविंद कमिटी भी बुलाया गया है। मार्च 2024 को इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट की। अब सिविक्स में हमने हमेशा पढ़ा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक रबर स्टैंप होते हैं, यहां भी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ने वही काम किया। कमिटी का काम था सरकार के प्लान पर एक मोहर लगाना, यह ना पूछना कि वन नेशन वन इलेक्शन का लॉजिक क्या है, बस अग्री करना और उसमें राह निकलना। कोई भी इसीलिए रीजनल पार्टी, कोई ऑपोजिशन का बड़ा लीडर, कोई भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इस कमिटी में शामिल नहीं किया गया, जबकि यह हमारे डेमोक्रेसी में इतना बड़ा एक चेंज लाने के लिए यह कमिटी बनाया गया था। एक साल बाद 18 सितंबर 2024 को यूनियन कैबिनेट ने कोविंद कमिटी की यह रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब यह नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन अब देश में लागू हो जाएगा, उसका अलग प्रोसेस है, उस पर अभी हम आते हैं। लेकिन एनडीए सरकार ने पब्लिकली यह ऐलान कर दिया कि वो कोविंद कमिटी की रिपोर्ट के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। नोटबंदी में जैसे काला धन मिटने वाला था, ठीक वैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन से देश की प्रजा को बहुत राहत मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि लॉजिक ये बताया जाता है कि फिजूल खर्ची बंद की जाएगी, सरकार एक्शन ज्यादा ले पाएगी, काम पर फोकस कर पाएगी, ना कि मटन, मुगल, मस्जिद, मंगल सूत्र वाले इलेक्शन स्पीचेस और रैलीज में बिजी रहेगी। बेसिकली हमारी डेमोक्रेसी में अनुशासन, एक सिस्टम लाया जाएगा। अब लोग कह रहे हैं मोदी जी ने किया होगा, कुछ सोच के ही किया होगा। आइए जानते हैं कितना सोच लगाया गया है। आजादी के बाद जब देश में इलेक्शंस होने शुरू हुए, माने 1951 ऑनवर्ड्स, तब एमएलए और एमपी के इलेक्शंस साथ ही में होते थे, माने राज्य के, केंद्र के। मगर धीरे धीरे ये जो सिंक था ये बिखरने लगा। अब कुछ स्टेट्स की सरकारें 5 साल नहीं चल पाई, कुछ हंग असेंबलीज हुई, फिर से इलेक्शन होना पड़ा, कभी लोकसभा में ही सरकार बीच में गिर गई। तो इस सब के चलते आप सोचिए इतने सारे अलग इलेक्शंस होने लगे कि 2024 तक लोकसभा इलेक्शंस के साथ साथ सिर्फ 4 ऐसे राज्य थे जहां स्टेट इलेक्शंस भी उसके साथ सिंक में हुए।
अब हर साल कुछ स्टेट इलेक्शंस होते हैं, कभी हरियाणा, कभी जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र के चुनाव है इस साल। अगले साल बिहार में इलेक्शंस है, उसके बाद केरला और असम और बंगाल में इलेक्शन है, और ठीक ऐसे ही अलग अलग टाइम पे देश के अलग अलग लोकल बॉडी इलेक्शंस भी होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मकसद यह है कि हर 5 साल अब जो इलेक्शंस होंगे वो एक साथ होंगे, जैसा कि 1950s में हुआ करता था नेहरू के टाइम पर। सरकार का यह कहना है कि इससे पैसा बचेगा, कैंपेनिंग में काम बचेगा, डेवलपमेंट पर सरकार ज्यादा फोकस कर पाएगी, ना कि हर दूसरे तीसरे दिन जो इलेक्शन हो रहा है उस पर कैंपेनिंग करना पड़ता है सुप्रीम लीडर को। अब इस डिबेट पर हम आएंगे, पर पहला सवाल तो यह ऑब्वियस सा बनता है कि जब हंग असेंबली होंगी, अब सरकार मिड टर्म पे जब गिरेंगी और फिर से इलेक्शंस जब बिखर जाएंगे जैसा कि 1960s और 70s में होता था, तो फिर इसमें कोविड कमिटी ने इसका क्या प्लान बनाया है कि फिर से इलेक्शन आउट ऑफ सिंक ना हो जाए। इसीलिए कमिटी ने 2 बिल्स सजेस्ट किए हैं, जिसमें पूरे मिलाकर 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी होंगे। याद रखिए, यह बहुत फार रीचिंग कॉन्सेप्ट है, समझना जरूरी है। उद्देश्य यह है कि एक 2 फेज सिस्टम की स्थापना की जाए। हर 5 साल लोकसभा और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के चुनाव साथ में किए जाए, और उस महाचुनाव के 100 दिन के अंदर अंदर लोकल बॉडी इलेक्शंस भी कंडक्ट करवा दिए जाएं। यह प्लान है। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। पहले बिल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, और यह लोकसभा और स्टेट इलेक्शंस के बारे में है, कि ये दोनों को सिंक में कैसे बैठाया जाए। यह बिल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नए आर्टिकल्स लाएगा और कुछ को अमेंड करेगा। आर्टिकल 82A1 और 82A2 के तहत जनरल इलेक्शंस के बाद प्रेसिडेंट डेट एक तय करेंगे, जिसको अपॉइंटेड डेट बुलाया जाएगा। यह डेट 5 साल बाद आएगी, और ये वो दिन होगा जब लोकसभा और सारी स्टेट असेंबलीज डिसॉल्व की जाएंगी और फिर से चुनाव किया जाएगा सबका एक साथ। एग्जांपल देता हूं, अगर सोच लीजिए सिस्टम अभी एक्सेप्ट हो जाता है, पार्लियामेंट में पारित हो जाता है, सोच लीजिए, और 2029 से वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट हो जाता है, अपॉइंटेड डेट मान लीजिए 5 मई 2029 को तय की जाती है, तो उस दिन सारे स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट सब डिसॉल्व हो जाएंगे, ताकि इलेक्शन सबके एक साथ हो। भले ही कुछ चुनाव शायद एक साल पहले भी ना। अब कर्नाटका एग्जांपल ले लीजिए, 2028 में उनके इलेक्शंस होने वाले हैं, तो कर्नाटका की सरकार बस एक साल चलेगी, उसके बाद फ्रेश इलेक्शंस होंगे, ताकि कर्नाटका को वन नेशन वन इलेक्शन के साथ सिंक में लाया जाए। सिर्फ तभी किसी स्टेट का इलेक्शन डिले हो सकता है, या फिर कोई मेजर सिक्योरिटी हो या कोई स्पेशल सर्कमस्टांस हो, नहीं तो सबका एक साथ एक टाइम पर इलेक्शन होगा। पर यहां सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि एक बार तो आपने सिंक कर लिया, बड़ा डिसीजन ले लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया, सबको एक साथ कर दिया, ठीक है, लेकिन भाई क्या गारंटी है कि सिंक फिर से नहीं टूटेगा? सरकार किसी के गिरेगी नहीं, हंग असेंबली होगा नहीं, किसी की सरकार तोड़ नहीं दी जाएगी, आसाम ले जाएंगे लोगों को। यहां पर कोविड कमिटी ने असली मास्टर स्ट्रोक खेला है। आर्टिकल 83 पार्ट 3 और 172 पार्ट 3 का अमेंडमेंट। ये आर्टिकल्स लोकसभा और स्टेट असेंबली के लेंथ के बारे में है, जो कि 5 साल तक चलती हैं। इनमें अमेंडमेंट करके कोविड कमिटी की रिकमेंडेशन है एक कॉन्सेप्ट लाने का, फुल टर्म और अनएक्सपायर्ड टर्म। समझिए, फुल टर्म यानी फुल 5 साल का टर्म। यह कोई नई चीज तो है नहीं, यह तो होता ही है, पर चीज इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब कोई सरकार फुल टर्म कंप्लीट करने से पहले गिर जाती है, और सेंटर की सरकार हो या किसी भी स्टेट की सरकार हो, अपने 5 साल के फुल टर्म से पहले अगर डिसॉल्व हो जाती है, तो रिमेनिंग जो पीरियड होता है उसको अनएक्सपायर्ड टर्म बुलाया जाएगा। मान लीजिए कि 2029 में सबके एक साथ इलेक्शन होते हैं, फुल टर्म खत्म होने वाला है फिर 2034 में, ठीक है, पर फर्ज कीजिए कि कर्नाटका की सरकार 2032 में गिर जाती है। अब अगला सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन तो 2034 में होने वाला है, तो अब इसके बीच में क्या होगा? ये 2 साल जो अनएक्सपायर्ड टर्म जिसको हम बुला रहे हैं, उसमें क्या होगा? अब इस वन नेशन वन इलेक्शन मास्टर स्ट्रोक के तहत सरकारें फुल टर्म से पहले अगर गिर जाएं तो वहां फिर से चुनाव होंगे, पर वो जो नई सरकार होगी वो 5 साल के लिए नहीं चलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ वो अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए चलेगी। यानी हमारे फिक्शनल एग्जांपल में कर्नाटका में 2032 में फिर से इलेक्शन होंगे, पर जो सरकार बनेगी उसको सिर्फ 2 साल बाद डिसॉल्व करके 2034 में फिर से वन नेशन वन इलेक्शन के तहत फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, लोगों को फिर से आकर वोट करना पड़ेगा। यानी दिखाने के लिए तो वन नेशन वन इलेक्शन है, वैसे में वेरी मेनी मोर इलेक्शंस हो सकते हैं, और भी ज्यादा इलेक्शंस हो सकते हैं, और भी ज्यादा वोटर फटीग बढ़ सकता है। हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के ये रूल्स होंगे,
और सेंटर के लिए भी यही रूल होगा कि टर्म कंप्लीट करने से पहले अगर कोई सरकार गिर जाती है तो उसे इलेक्शन में लड़कर सिर्फ उस अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए ही उनका टर्म होगा। 1-2 साल की भी सरकार हो सकती है, फिर से चुनाव होगा। हुआ ना नोटबंदी से भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक। पहले लोग एटीएम लाइन के बाहर खड़े रहते थे, इस बार पोलिंग बूथ के सामने खड़े रहेंगे और देखेंगे कि ये आओ फिर से चुनाव करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे अनएक्सपायर्ड टर्म से सरकारें बनेंगी ताकि वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो सिंक है ये बना रहे। अब ये इससे क्या होगा उस पर हम अभी आते हैं, लेकिन मास्टर स्ट्रोक यहां खत्म नहीं होता है। रुको जरा, सब्र करो। जो दूसरा बिल है वो लोकल बॉडी इलेक्शंस की बात करता है। पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो ऐसे कानून बनाए कि लोकल बॉडी इलेक्शंस लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के 100 दिन के अंदर अंदर हो जाए। यहां एक कॉमन इलेक्टोरल रोल की भी बात की गई है। लेकिन मान लो ये जो मेन जो मुद्दा है ये एक फर्स्ट बिल का ही है। सरकार का पक्ष यह है कि बार बार इलेक्शंस करवाने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। पैसा बहुत सारा खर्च होता है, बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस की तैनातगी होती है। इससे सारे इलेक्शन से मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट ना बार बार लागू किया जाता है, जिससे सरकार फैसले नहीं ले पाती है। 4-4.5 साल ना फैसले लेने के लिए बहुत कम है ना। वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जब आता है तभी तो सरकार फैसले लेती है। और बार बार चुनाव होने से सारा टाइम कैंपेनिंग में चला जाता है। गवर्नेंस पर फोकस, देश की स्टेबिलिटी पर फोकस करने का टाइम नहीं मिलता है, जिससे विकास पर इंपैक्ट पड़ता है। तो वैसे पहले नेहरू की गलती थी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि देश में चुनाव इतने सारे हो रहे हैं वही गलती है, नहीं तो विकास अभी तक आ चुका होता। अब एक एक करके ये आर्ग्यूमेंट्स को समझते हैं, फिर समझ में पाएंगे कि यह वन नेशन वन इलेक्शन मामला क्या है। पहला, इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट। जहां तक पैसों की बात है, ऐसा कोई खास प्रूफ हमें नहीं मिला है कि वन नेशन वन इलेक्शन से खर्चा कम होगा। चुनाव सारे एक साथ होंगे तो अंदाजा यह लगाया गया है कि 3 गुना ज्यादा ईवीएम और वीवीपैट मशीन्स आपको चाहिए होंगे। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने खुद कहा है कि कम से कम 40 लाख एक्स्ट्रा ईवीएम की जरूरत पड़ेगी और इसका काफी बड़ा फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल इंपैक्ट पड़ने वाला है हमारे सरकार पर। और ऊपर से चुनाव की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, इस पर भी कोई खास गारंटी नहीं है। देश में अक्सर बीच बीच में सरकारें गिरती हैं, ऐसे में फिर से इलेक्शन करवाना पड़ता है। फिर वो सरकारें सिर्फ अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए आएंगी, फिर से डिसॉल्व होंगी, फिर से चुनाव होगा। और अगर बात की जाए पॉलिटिकल पार्टीज की खर्चे के बारे में, तो ईसी स्ट्रिक्टली कैंडिडेट स्पेंडिंग को मॉनिटर कर सकती है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को ढंग से लागू कर सकती है। इससे देखिए कितना कम हो जाएगा। पूरा सिस्टम बदलने की जरूरत है नहीं। भाजपा इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे स्कीम लाकर चंदे पर धंधा करना बंद कर दे तो उससे भी बड़े लेवल पर इलेक्टोरल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। और अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो कैंडिडेट ही नहीं, पार्टी स्पेंडिंग पर लिमिट लगा दे। देखो कैसे पैसे की खर्च कम हो जाएंगे इलेक्शन में। पर चलिए मान लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से थोड़ा मोटा इलेक्शन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, तो भी ऐसा मूव देश के लिए अच्छा नहीं होगा। इंक्लूसिव डेमोक्रेसी के लिए कभी कभार अगर थोड़े ज्यादा पैसे खर्च होते हैं तो होने दीजिए। समझाता हूं कैसे। इतने बड़े देश में अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग डिमांड्स होती हैं, और जब स्टेट्स में अलग इलेक्शंस होते हैं तो उन मुद्दों पर ढंग से फोकस किया जाता है। टाइम और पैसा लगने दो, कोई टेंशन नहीं है। स्टेट और स्टेट के रेजिडेंट्स को अपनी आवाज उठाने दो। फ्रांस और यूके की पॉपुलेशन जोड़ लें, उसी के आसपास आपको महाराष्ट्र की पॉपुलेशन मिलेगी। तो क्यों महाराष्ट्र के इश्यूज पर अलग से फोकस ना किया जाए? उसको नेशनल इश्यूज के अंडर क्यों लाया जाए? अगर स्टेट और सेंटर के इलेक्शंस दोनों साथ साथ करवा दोगे, तब कहीं ना कहीं स्टेट के मुद्दे नेशनल मुद्दों के नीचे दब जाएंगे, उनके एस्पिरेशंस दब जाएंगे। और लगता है भाजपा का प्लान भी यही है कि मोदी करके, नेशनल सिक्योरिटी करके, धर्म करके देश के पार्लियामेंट्री इलेक्शन को प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन बना दो। स्टेट लेवल के मुद्दों पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और इसका क्या लॉजिक है कि किसी स्टेबल सरकार को डिसॉल्व कर भी दिया जाए सिर्फ सिंक में लाने के लिए कि भाई लोगों ने चुनाव में वोट किया, 2 साल पहले वोट किया है, लेकिन नहीं, आपने कहा तो भैया कैलेंडर आ गया है, हम सरकार को भंग कर रहे हैं। यह कहां की डेमोक्रेसी है? और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि ये जो अनएक्सपायर्ड टर्म है ये कोई सीरियसली लेगा नहीं, इसमें एक लीगल चैलेंज भी आएगा। और फिर से हंग असेंबली हुई तो फिर क्या करोगे? कितने बार इलेक्शन कराओगे? ऐसे में वो 1-2 साल में जब इलेक्शन होगा, कौन नेता इसको सीरियसली लेगा? वो अपनी पॉकेटें भरेगा। सबसे बुरा तो लोकल बॉडी इलेक्शंस के साथ हो रहा है कि उनको जनरल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शंस के 100 दिन के अंदर अंदर कंडक्ट करवाना पड़ेगा। वहां फिर से सवाल ये उठता है, ये वन नेशन वन इलेक्शन है या वन नेशन टू इलेक्शन हो गया?
ये भी इसमें समझने वाली बात है। Don't get into those maths. खैर, लोकल बॉडीज में पूरे 30 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो डायरेक्टली लोकल गवर्नेंस में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर्मर सीईसी एसवाई कुरैशी का कहना है कि इनको स्टेट और लोकसभा इलेक्शन से ठीक बात कंडक्ट कराना लॉजिस्टिकली भी मुश्किल है और ऊपर से बड़े लेवल पर वोटर फटीग भी होने वाला है कि पहले जहां आपने बोला लोकसभा में जाओ, फिर स्टेट असेंबली वोट और उसके बाद ठीक लोकल बॉडी पोलिंग कर रहे हो, यह कहीं की समझदारी नहीं है। 2024 में आप देख लीजिए, लोकसभा और 4 स्टेट के इलेक्शंस करवाने में पूरे 7 फेजेस लग गए। लोकसभा और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के इलेक्शन करवाने में 10 से 15 फेजेस तो लग ही जाएंगे और वो कितने महीनों तक इलेक्शन चलेगा पता नहीं। और उसके ठीक बाद सारे लोकल बॉडी इलेक्शंस भी करवा दोगे, भाई टू मच फकीरी हो जाएगी। क्या अभी जो नेचुरल स्प्रेड आउट सिस्टम है, लोगों को सांस लेने का मौका मिलता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को मूव करने का मौका मिलता है, क्या वो सच में इतना खराब है? क्या सच में ये एक प्रॉब्लम है जिसके ऊपर इतनी बड़ी एक मूव करने की जरूरत है? या फिर सरकार के लिए, ये सरकार को ही समझ में आ रहा है, सरकार ये बात समझ में आ रही है कि देश में एक सेमी रेफरेंडम जो चलता रहता है, उनके ऊपर जो एक प्रेशर रहता है, वो सरकार अपने ऊपर से हटाना चाहती है कि 5 साल आराम से रिलैक्स करो। बीजेपी का कहना है कि ये स्टेबिलिटी की बात है, देश में स्टेबिलिटी आएगी। समझते हैं, अगर प्रॉब्लम है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के चलते सरकार फैसले नहीं ले पाती है, तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को चेंज कर दीजिए, ना कि पूरे इलेक्शन सिस्टम को। खुद अपने वायदों को आप डिलीवर कर दो। ना तो 2 करोड़ रोजगार कर पाए, ना तो पाकिस्तान अर्बन नक्सल खालिस्तान, वो सीधे इलेक्शंस को आप दोष देने लगे हो। अगर नेताओं को आधे साल कैंपेनिंग मोड में रहना है, तो यह पार्टी हाईकमांड की प्रॉब्लम है कि म्युनिसिपल इलेक्शन के में घुस घुस के आप मोदी और अमित शाह को घुसा रहे हो। नेहरू और वाजपेयी के टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था कि प्रधानमंत्री चले आ रहे हैं एमएलए और लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर। तो हो सकता है कि इलेक्शन में प्रॉब्लम ना हो, आपकी इलेक्शन कैंपेनिंग सिस्टम में प्रॉब्लम हो। मैं तो यह कहूंगा कि जो हाई लेवल पोस्ट्स पर हैं जो लोग, उन्हें कैंपेनिंग करने के लिए सिर्फ कुछ दिन की परमिशन मिलनी चाहिए, बाकी दिन आप चुपचाप अपना नौकरी करो और देश की बहाली के बारे में बात करो। जो भाजपा की सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है ना कि हर स्टेट में इलेक्शन मोदी के नाम पर लड़ा जाए, वो शायद अपने आप में प्रॉब्लम है। शायद भाजपा को भी समझ में आ रहा है कि ये जो सिस्टम है ना, अब ये ज्यादा चल नहीं पा रहा है। हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड में हो, कहीं ना कहीं मुद्दे जो हो रहे हैं वो फिर से लोकलाइज हो रहे हैं। रीजनल पार्टीज फिर से सामने आने की कोशिश कर रही है। मोदी मैजिक कहीं ना कहीं कम हो गया है। देश में डीमोदियाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। हमने इस पर पूरा एपिसोड भी बनाया था। अब शायद इसीलिए वो स्टेबिलिटी और एफिशिएंट गवर्नमेंट के नाम पर इलेक्शंस को एक साथ करना चाहते हैं, जिससे नेशनल मुद्दे ही चले। और इस सिस्टम में इमोशनल मुद्दों को उठाकर हेडलाइन मैनेजमेंट करके इलेक्शन जीतना भी आसान हो जाता है। एक साथ एक बड़ा दंगा हो जाए, एक बड़ा धमाका हो जाए, फिर चुनाव आपके झोली में और फिर 5 साल ऐश करो, आपको जवाब देने की भी कोई टेंशन नहीं। और स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी का आप जुमला समझिए। सरकार आपके लिए एफिशिएंट तब होगी जब बार बार इलेक्शन के बहाने ही सही उनको मुद्दों पर फोकस तो करना पड़ेगा। वो स्टेबिलिटी का फायदा क्या जिसमें 5 साल नेता नागरिक के सवालों का जवाब तक ना दे। खराब डिसीजंस पर सुंदर शब्दों का स्टिकर चिपकाया जा रहा है, आपके सामने पेश किया जा रहा है। याद रखिए, डीमोनेटाइजेशन के समय बात क्या हुई थी? विकास की बात हुई थी, तेज रफ्तार पे डेवलपमेंट की बात हुई थी, पर असर पड़ा किस पर? देश के गरीबों पर पड़ा, छोटे दुकानदारों पर, व्यापारियों पर पड़ा। इस वन नेशन वन इलेक्शन का भी असर सबसे ज्यादा गरीबों, पिछले तबकों पर पड़ेगा, जिनको कम से कम बार बार इलेक्शंस होते कम से कम उनको कुछ फायदा मिलता है, उनकी कोई सुनवाई होती है। नोटबंदी में 500 और 1000 के नोट को एक्सपायर कर दिया गया। यहां तो कोशिश यह हो रही है कि छोटे छोटे सरकार, छोटे छोटे स्टेट इलेक्शंस को एक्सपायर कर दिया जाए। इस बात पे शायद कोई डाउट नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारी डेमोक्रेसी को डीमोनेटाइज कर देगा, उसकी पुंगी बजा देगा। लेकिन नोटबंदी और वन नेशन वन इलेक्शन में एक फर्क जरूर है। नोटबंदी कंप्लीट मेजॉरिटी वाली सरकार ने किया था और वन नेशन वन इलेक्शन शायद बस एक जुमला बनकर रह जाए, क्योंकि मोदी सरकार अपनी मनमर्जी से इंप्लीमेंट ये नहीं कर सकती है। कोविंद कमिटी ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की दरकार है। यह सिंपल मेजॉरिटी से नहीं होने वाला है। इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपको लोकसभा में और राज्यसभा में। मेरे 243 मेंबर लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी के लिए कम से कम बीजेपी को 362 वोट्स चाहिए। अभी बीजेपी और सारे एनडीए एलाइज को मिलाकर भी 293 वोट्स उनके बनते हैं। राज्यसभा में भी 2/3 मेजॉरिटी मार्क 164 है और पूरे एनडीए की करंट स्ट्रेंथ 121 है। इसीलिए बीजेपी का 400 पार होना इतना जरूरी था, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी वो कर पाए बिना किसी दिक्कत के।
पर ना 400 पार हुआ और अब उसके नंबर 2/3 मेजॉरिटी वाले हैं नहीं। ऊपर से कोविंद कमेटी का जो दूसरा बिल रिकमेंडेशन है उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपके स्टेट्स के लिए भी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स को रेटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि म्युनिसिपल और पंचायत इलेक्शन स्टेट लिस्ट में आते हैं, यानी स्टेट्स के पास भी टॉपिक पर कानून बनाने का पावर है। अभी के लिए एनडीए के पास स्टेट रेटिफिकेशन करने की पावर है। अगर अभी हरियाणा, महाराष्ट्र, वैसे हालत अभी ठीक नहीं लग रही है, ऐसा ही चलता रहा तो स्टेट रेटिफिकेशन भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए शायद मोदी सरकार चाहती है इसको जल्द से जल्द पार्लियामेंट में लाया जाए, इस विंटर सेशन में शायद लाया जाए, जिससे कम से कम और स्टेट्स हाथ से तो ना निकले। अश्वनी वैष्णव का कहना है कि ऑपोजिशन पार्टीज धीरे धीरे सहमत हो जाएंगी इस अमेंडमेंट को लेकर। अब विपक्ष को मनाने के लिए, लीडर से बात करने के लिए लोग भी नियुक्त किए गए हैं, पर ऑपोजिशन छोड़िए, शायद बीजेपी के खुद स्टेट लेवल लीडर्स भी वन नेशन वन इलेक्शन पर मंजूर ना हो। क्या योगी आदित्यनाथ मंजूर होंगे कि यूपी इलेक्शन में सिर्फ मोदी का चेहरा रहेगा, उनका नहीं? याद रहिए, योगी आदित्यनाथ की परफॉर्मेंस 2022 में काफी अच्छी थी, पर 2024 में मोदी मैजिक के चलते यूपी में बीजेपी के नैया डूब गई। खैर, अब ये बीजेपी के घर की अंदर की कलेश की बात है, उसको अभी छोड़ देते हैं। ऑपोजिशन पार्टी साफ तौर से ये प्रस्ताव ठुकरा चुकी हैं। कुछ का ये मानना है कि ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा मूव बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये फेडरलिज्म को अंडरमाइन करता है, तो कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया जा सकता है, गलती से अगर ये पारित भी हो गया। ऐसे में भाजपा का यह स्टेप शायद सिर्फ एक जुमला ही रह जाए, लेकिन लोगों को दिखाया तो यह जा रहा है कि मोदी अभी भी मास्टर स्ट्रोक स्टेप्स ले सकते हैं, पर अंत में इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। इस पर गोदी मीडिया फालतू में बहस तो कर रही है, लेकिन होगा शायद कुछ नहीं। इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात है तो राइट टू रिकॉल, एक्सपेंडिचर पर टाइटर कंट्रोल, डीलिमिटेशन, ऐसे जो मुद्दे हैं उन पर डिबेट करो, मगर मकसद ये शायद है नहीं। कांग्रेस प्रेसिडेंट का कहना है कि मकसद सिर्फ डिस्ट्रैक्शन का है, लोगों को बड़े बड़े स्कीम्स में चकित रखो जिससे असली मुद्दों पर जवाब ना देना पड़े। लेकिन 2024 में सरप्राइज परफॉर्मेंस के बाद कांग्रेस में भी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। मोदी का कांग्रेस को यह डायरेक्ट चैलेंज है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस जनता तक यह बात पहुंचा पाएगी कि मोदी का जो नया मास्टर स्ट्रोक है उसका सच क्या है, और हो सकता है कि कांग्रेस सोल्यूशन खुद भी नहीं दे दे। इलेक्शन कमीशन के पास ऑलरेडी एक अधिकार है 6 महीने के चुनाव एक साथ करवाने का, तो उनके पास 6 महीने का स्कोप होता है कि सारे इलेक्शंस को क्लब कर दे। क्या हो अगर आप इसी स्कोप को 12 महीने तक एक्सपैंड कर दो, बने 1 ईयर 1 इलेक्शन। सारे राज्यों के चुनाव साल में एक बार होंगे, और जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उन राज्यों के चुनाव उसी साल में एक बार होंगे, माने साल में एक बार इलेक्शन। लोग भी खुश, नेता भी खुश, और सोल्यूशन काफी सिंपल भी है। लेकिन इससे सत्ता हथियाने में मुश्किल तब भी रहेगी, तो शायद इसीलिए कुछ पार्टीज के लिए यह उतना अपॉर्चुनिस्टिक नहीं है। नहीं तो सोचो, अगर बीजेपी को एफिशिएंटली इलेक्शंस करवाने होते तो हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर और महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन एक साथ क्यों नहीं करवा पाए? सुनने में तो आ रहा है कि दूसरे स्टेट्स में कैंपेनिंग और ज्यादा करना पड़ेगा, इसीलिए इलेक्शंस को स्प्लिट कर दिया गया। जब 4 राज्य के इलेक्शन आप एक साथ नहीं करवा पा रहे हो, तो इतने बड़े बड़े सपने क्यों दिखा रहे हो कि इंडिया जैसा बड़ा देश पूरा इलेक्शन एक साथ करेगा? क्या इलेक्शन कमीशन ये कर भी पाएगा? चलो मान लिया ये बिल को पारित कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, 2/3 मेजॉरिटी मिल गई। अगर 2019 की हम बात करें, झारखंड असेंबली इलेक्शन को 5 फेजेस में किया गया, सिर्फ स्टेट। 2021 वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस को 8 फेजेस में किया गया। लोकसभा इलेक्शंस 3 स्टेट्स 7 फेजेस में किया गया। 11 दिन लगे वोटर टर्नआउट डेटा निकालने में, और आप बात कर रहे हो कि यही इलेक्शन कमीशन साइमल्टेनियस पोल्स कराएगी। अब वन नेशन वन इलेक्शन के चीयर लीडर भूल जाते हैं कि हमारा देश और डेमोक्रेसी दोनों ही बहुत डाइवर्स हैं, बहुत ही बड़े हैं। हमारे देश की डेमोक्रेसी की नींव इसीलिए पार्लियामेंट्री और फेडरल सिस्टम पर आधारित है, ना कि प्रेसिडेंशियल और यूनिटरी। बार बार हमारे डेमोक्रेसी के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। लोगों की आवाज स्टेट के लिए अलग और सेंटर के लिए अलग होती है। इन आवाजों को कॉस्ट कटिंग और कन्वीनियंस के बहाने एक कैलेंडर में जबरदस्ती ढालना समझदारी नहीं है, हमारे संविधान के साथ गद्दारी है। सरल भाषा में बोले तो जब भी देश राज्य के लोगों को सरकार पर उनका विश्वास उड़ जाए तब चुनाव होगा, 5 साल के लिए सरकार रहेगी। यही हक हमारा संविधान हमें देता है। अब भारत के लोगों को एक संवैधानिक हक जो उनका है उसको एक कैलेंडर में ठूसने की कोशिश जो किया जा रहा है, उसे रेजिस्ट करने की जरूरत है। नहीं तो नहीं किया अगर रेजिस्ट, तो ये पूरे सिस्टम को ना तबाह कर सकती है।
ठीक जैसे नोटबंदी ने हमारी इकोनॉमी पर तबाही की थी।